नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं। कल हमने पढ़ा था चालुक्य के बारे में। इस चैप्टर के आपके 3 पार्ट हैं, तीनों ही ज़रूरी होंगे क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। इसलिए मैंने इस चैप्टर के आपको 3 पार्ट पढ़ाऊँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊँगी कि भाई यहाँ से पूछा जाता है, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने पेंसिल से टिक कर रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे 1 से 2 बार ज़रूर बताऊँगी ताकि आपको ये लगे भाई हाँ, कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये हमारी छूटनी नहीं चाहिए। भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंशों का उत्थान हुआ। कि जो सुदूर दक्षिण है उसमें पल्लव राज्यों का उत्थान हुआ, विकास हुआ। सुदूर दक्षिण को क्या बोला जाता है? तमिल प्रदेश भी पुकारा गया है। ये जरूरी लाइन है। सातवाहन वंश के पतन के बाद उनके राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया। कि जो सातवाहन वंश था उसका जब पतन हो गया, उसके राज्य पर दक्षिण पूर्वी भाग पर क्या करा? पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया। कौन से भागों पे? दक्षिण पूर्वी भागों पर। और कांची को अपनी राजधानी बना लिया। किसको अपनी राजधानी बना लिया? कांची को अपनी राजधानी बना लिया। पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक त्रामपत्रों व समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि से मिलता है। कि अगर हम पल्लव वंश के बारे में जानना चाहेंगे ना, तो हमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक त्रामपत्र हो गए और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि से मिलता है। ये पूछा जाता है, ये जरूरी लाइन है। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान तीसरी सदी से किया गया। इसमें जो थे वो शिव स्कंद वर्मा, वैष्णोगोप आदि इनके आरंभिक शासक थे। कि इनके शासक तो ये थे, लेकिन इनके शासनकाल में विकास नहीं हुआ था। जो विकास जो था इस शासनकाल में आरंभ हुआ, वो हुआ 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में, जब वहाँ पे जो शासक थे वो थे सिंह विष्णु के समय से आरंभ हुआ। अब यहाँ पर है तमिल शब्द को तोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया, ये पूछा जाता है। इसी से यह वंश जो है पल्लव वंश कहलाने लगा। विभिन्न पल्लव शासक। अब हम पल्लव शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए। सिंह विष्णु एक महान शासक थे। उसने कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार करा। कि उन्होंने क्या करा? कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में थे। ये जरूरी लाइन है। संस्कृत के महान कवि जो भारवी थे उसके दरबार में थे। उसके समय में महाबलीपुरम नगर कला केंद्र का स्थान बना। महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बना। ये जरूरी लाइन है। उसने अपनी ही सिंह की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी? अपनी सिंह की उपाधि धारण करी। उसने चोलों को पराजित कर चोल मंडल पर अधिकार कर लिया। कि जो ये सिंह विष्णु है एक महान शासक थे। कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का इन्होंने विकास किया। ये साहित्य और कला का संरक्षण भी इन्होंने दिया। ये इनके दरबार में जो थे भारवी कवि रहते थे इनके दरबार में। और जो इन्होंने महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बना। कि जो महाबलीपुरम था वो कला केंद्र का केंद्र स्थान बना। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी पूछा जाता है भाई, तो उसको हमें पता होना चाहिए कि उसने कौन सी उपाधि धारण करी। अवनी सिंह की उपाधि धारण करी। उसने चोलों को पराजित करके चोल मंडल पर अपना अधिकार कर लिया। महेंद्र वर्मन। सिंह विष्णु के पश्चात जो उसके पुत्र थे, अब इनके सिंह विष्णु के जो बेटे थे वो थे महेंद्र वर्मन, शासक बने। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आरंभ हुआ। कि पल्लवों और चालुक्यों के आपस में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे। कि दोनों ही जो थे ना दक्षिण भारत में अपने कि मैं इस दक्षिण भारत पे कब्जा करूंगा, मैं अपने दक्षिण भारत पे इस पे कब्जा करूंगा, दोनों ही प्रयास कर रहे थे। पल्लवों ने कदमों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। कि पल्लवों ने क्या करा? कदमों के साथ मिलकर जो चालुक्य के जो शासक थे ना पुलकेशिन द्वितीय, उनकी शक्ति को रोकने का प्रयत्न करा। इससे क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से पल्लव राजधानी जो थी कांची की सुरक्षा तो हो गई, जो पल्लव की राजधानी थी, लेकिन उसका उत्तरी प्रांत, मतलब उसका जो उत्तरी प्रांत था वेगी, उसको छीन लिया गया। जहां उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त कर दिया। जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा भी है कि वेगी का जो राज्यपाल था वो अपने भाई, जो उनके भाई थे विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, जिसने पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना करी, जहां से पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना हुई। महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ते हैं भाई। ये साहित्य एवं ललित कला के प्रेमी थे, कवि और गायक भी थे।
मत विलास प्रसहन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तिरुचनापल्ली हो गया, चिगलपुट हो गया, और अकाटक में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करी जो पहाड़ियों की चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। जरूरी लाइन है ये। तिरुचनापल्ली में, चिगलपुट में और अकाटक में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना हुई। बहुत से मंदिरों की स्थापना हुई जो पहाड़ियों को काट कर, पहाड़ी की चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। एक झील का निर्माण करवाया इन्होंने। आरंभ में जैन तथा परंतु बाद में शिव बन गए, कि आरंभ में क्या थे, जैन धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने शिव धर्म को मानना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। महेंद्र वर्मन के जो पुत्र थे वो थे नरसिंह वर्मन, एक महान शासक थे। उसके समय में पल्लवों का बादामी के चालुक्य के साथ संघर्ष था, कि जो उसके समय में उसके शासनकाल में जो था, जो पल्लव थे वो बादामी के चालुक्य से संघर्ष कर रहे थे, मतलब लड़ाइयाँ कर रहे थे। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा, उसके राज्य पर आक्रमण करा और 642 ईस्वी में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। जो उसकी राजधानी थी वातापी, उस पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। और जो ये युद्ध हो रहे थे इनमें क्या हो रहा था, जो पुलकेशिन द्वितीय था वो मारा गया। पल्लवों ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया। जो पल्लवों ने क्या करा, जो चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग थे ना, उस पर अपना अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्बल करके मसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, कि जो चालुक्य की शक्ति थी उसको कमजोर करा उन्होंने और मसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके पश्चात उसने चौल, चैर तथा पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करा। कि उसने क्या करा, चोल को भी हराया, चैर को भी हराया, पांडे को भी हराया और फिर उसने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम, जरूरी लाइन है ये, मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। कहाँ निर्माण करवाया, महाबलीपुरम में, मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया, नरसिंह वर्मन ने करवाया, जो अब मामल्लापुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं, जो मामल्लापुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। उसने तिरुचनापल्ली में भी मंदिर बनवाया, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। उसके समय में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। उसके समय में चीनी यात्री जो हेनसांग था वो कांची भी आया था। उसने वहाँ का बहुत अच्छा वर्णन किया है। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने केवल 2 वर्ष तक शासन किया। जो उनके पुत्र थे वो थे महेंद्र वर्मन द्वितीय, उन्होंने केवल 2 वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात उसका जो पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसके बाद जो उनका पुत्र था वो परमेश्वर वर्मन सिंहासन पर बैठे। 670 से लेकर 695 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठे। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 695 से लेकर 782 ईस्वी तक शासन किया। परमेश्वर वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय शांति का रहा। उनके समय में क्या था, राज्य में ना तो मारकाट थी, ना अराजकता थी और बहुत ही शांति थी, और राज्य में शांति और समृद्धि दोनों ही बढ़ी हुई थी। उसने चीनी सम्राट के दरबार में अपने राजदूत भी भेजे हुए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके जो पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठे, वो उसने अंतिम समय में चालुक्य से पुनः संघर्ष शुरू हुआ, कि उसके अंतिम समय में चालुक्य से फिर दोबारा जो संघर्ष था वो फिर से शुरू हुआ। परमेश्वर वर्मन के उत्तराधिकारी दंती वर्मन, नंदी वर्मन वे अपराजित हुए जो अयोग्य निकले, कि जो परमेश्वर वर्मन के उत्तराधिकारी जो थे दंती वर्मन हो गए, नंदी वर्मन हो गए, अपराजित हो गए, ये सब अयोग्य साबित हुए। चोल शासक आदित्य प्रथम ने 1893 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित पर आक्रमण करके उसे मार डाला और इससे पल्लव साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए। कि उन्होंने क्या करा, कांची के कैलाश नाथ मंदिर बनवाए कांची में, और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए। अनेक विद्वानों का आश्रय प्रदान किया। विद्वान दंडी ने देखो कौन सा ग्रंथ लिखा है, जरूरी है। विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक काव्य ग्रंथों की रचना करी। विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक काव्य ग्रंथों की रचना करी। पल्लव शासकों की उपलब्धियां। अब हम पढ़ेंगे पल्लव शासकों ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी थी, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, साहित्य उनका कैसा था, कला प्रेमी थे वो नहीं थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम
पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था, पल्लवों की शासन व्यवस्था बहुत कुछ गुप्त और मौर्य सम्राटों के शासन व्यवस्था के समान थी, कि जो उनकी शासन व्यवस्था थी बहुत कुछ गुप्त थी। ऐसी नहीं कि भैया कोई भी शासन में शामिल हो जाओ, इस तरीके से कुछ भी नहीं था। उसमें जो सम्राट होता था, जो राज्य का प्रधान होता था, कि जो राजा है वो सब कुछ होता था, वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था, राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित होती थी। परंतु सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न पद होते थे, जैसे मंत्री और राज्य के अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों में संपूर्ण राज्य को जरूरी लाइन है, संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों में, विषयों में, विषय मतलब जिलों में, कोटेम मतलब होता है तहसील में, कोटेम मतलब क्या होता है, तहसील में पूछा गया ये, और गांव में बांटा गया था। भटाकर इनकी महत्वपूर्ण उपाधि थी, कि भटाकर मतलब हो गए कि राजगुरु मान लो, जो राजगुरु हो गए, धर्मगुरु हो गए, इनको अच्छी उपाधियां धारण दी जाती थी। उनकी शासन व्यवस्था में ग्रामीण शासन को काफ़ी स्वतंत्रता मिली, कि उनकी शासन व्यवस्था में जो थी, जो ग्रामीण लोग थे उनको काफ़ी स्वतंत्रता मिली। फिर हम पढ़ते हैं कोटम के बारे में। प्रशासनिक की एक इकाई जिसके अंतर्गत गांवों का एक समूह होता है। ये कोटम जो है वो प्रशासन की एक इकाई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, गांवों का एक समूह होता है। यहाँ से पूछा जाता है आपका, ऐसे पूछ लेंगे विषय क्या होता है, कोटम क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए ये। शिक्षा एवं साहित्य, पल्लव शासकों के समय में साहित्यिक प्रगति भी बहुत हुई। कांची के विश्वविद्यालय ने इस प्रगति में बहुत सहयोग दिया। पल्लव शासकों ने विद्वानों को आश्रय दिया, कि जो पल्लव शासक थे उन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया, और कांची के विश्वविद्यालयों ने भी इस चीज़ में बहुत सहयोग दिया। सम्राट सिंह विष्णु ने समकालीन विद्वान भारवियों को अपने दरबार में आने हेतु आमंत्रित किया। जो सम्राट सिंह विष्णु थे उन्होंने क्या करा, जो भारवी थे उनको अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। विद्वान दंडी को उसके राज्य में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। जो विद्वान दंडी थे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ उनको भी। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल साहित्य को भी प्रगति मिली। ये जरूरी लाइन है, संस्कृत के अतिरिक्त तमिल साहित्य को भी प्रगति मिली। तमिल को कुरुल नामक ग्रंथ इसी काल में लिखा गया है। बहुत जरूरी लाइन है, तमिल का जो कुरुल नामक ग्रंथ है इसी काल में लिखा गया है। पल्लवों द्वारा कांची के समीप एक मंडप में महाभारत के नियमित पाठ का प्रबंध कराया गया, कि पल्लवों द्वारा जो कांची के समीप एक मंडप था ना, उसमें महाभारत के नियमित पाठों का प्रबंध कराया गया। वहाँ पर नियमित महाभारत के पाठ होते थे। धर्म, पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने विभिन्न यज्ञ किए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कांची का विश्वविद्यालय दक्षिण भारतीय संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। जो कांची का विश्वविद्यालय था ना, वो दक्षिण भारतीय संस्कृत का प्रमुख केंद्र था, और स्वयं कांची नगर हिंदुओं के साथ तीर्थ नगरों में से एक प्रमुख नगर था। कांची नगर हिंदुओं के साथ जो तीर्थ स्थल है ना, उनमें से एक था। याद रखने वाली बात है ये। पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी मानते थे, मतलब उनका भी सम्मान करते थे। उनके समय में शैव और वैष्णव साहित्यों की प्रगति हुई। शैव मतलब शिव को मानने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाले, उनकी भी प्रगति हुई। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। कला एवं वस्तुकला, सुदूर दक्षिण में पाषाण वस्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया। कि सुदूर दक्षिण में जो पाषाण कला थी उसका आरंभ जो था, पाषाण वस्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया। उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए, कि पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए। जैसे मैंने पिछले उसमें पढ़ाया भी है, विष्णु के मंदिर बने, शिव के मंदिर बने, ब्रह्मा के बने, आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई। मामलपुर के शिव मंदिर हो गए, 5 पांडवों का मंदिर हो गया, और वराह मंदिर इस समय की काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, कि इस समय की कला के जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मामलपुर के शिव मंदिर याद रखना, 5 पांडवों का मंदिर और वराह मंदिर इस समय की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनमें सुंदर मूर्तियां और चित्र बनवाए गए। त्रिमूर्ति, गंगा अवतरण की मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, वराह मूर्ति, 5 पांडवों की मूर्ति बहुत सुंदर है। देवी देवता और पशु पक्षियों के चित्र का बहुत सजीवता से चित्रण किया गया। अतः पल्लव काल की कला एवं वस्तुकला भारतीय कला के इतिहास में निस्संदेह एक प्रकाशमय अध्याय है। कि इन्होंने क्या करा, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को और चित्र बनवाया, जो कि
जिससे कि इन्होंने जो चित्र बनवाए वो ऐसे लगते थे कि ये चित्र जो है बहुत सजीव प्रतीत होते थे। सामाजिक व आर्थिक स्थिति, पल्लव काल में वर्ण व्यवस्था थी। पल्लव काल में क्या थी कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य विभाजन थे कि भाई जाति के वर्ण क्या हो गया, जाति में बांट गया कि 3-4 जाति बांट दी, जैसे कि क्षेत्र, वैश्य, शूद्र, इन जातियों में बांट देना वर्ण व्यवस्था को, और उनके आधार पर उनके काम बांट देना। सामंत व्यवस्था का प्रचलन, इसमें सामंत व्यवस्था का प्रचलन था। कृषि भूमि, जो कृषि भूमि होती थी उस पर अधिकार जो होता था वह सामंतों का अधिकार होता था। सभी वर्ग सामान्यतः कृषि व्यवस्था से जुड़े होते थे, कि जितने भी वर्ग हैं ना वो सारे कृषि व्यवस्था से जुड़े होते थे। व्यापार भी इसमें बहुत अच्छा होता था। जैसे कपास, गुड़, बहुमूल्य लकड़ियाँ, पूछा जाता है ये व्यापार किस चीज़ का होता था, तो याद रखना है कपास का होता था, गुड़ का, बहुमूल्य लकड़ियों का, गरम मसाले इत्यादि का व्यापार किया जाता था। कृषि उन्नति के लिए पल्लव शासकों ने नहरों, झीलों और तालाब का निर्माण करवाया था। राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 18 कर लगाए गए थे, कि राज्य की आय के लिए कितने कर लगाए गए थे, तो 18 कर लगाए गए थे। ये जो आपका पल्लव वाला टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपकी इस चैप्टर की 3 पार्ट्स बनाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।